हेलो दोस्तों, मैं हूं अमरदीप सिंह। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सीजीपीएससी नॉलेज में। दोस्तों, जो हमारा सहकारिता के लिए एपेक्स बैंक के लिए जो टेस्ट सीरीज चल रहा है, उसके अंतर्गत जो सहकारिता के क्वेश्चन है उसको यहाँ पर आज मैं सॉल्व कराने वाला हूँ। ये आपका जो सहकारिता के लिए हमारा एपेक्स बैंक की टेस्ट सीरीज चल रही है उसका कंप्लीट टेस्ट 1 है। तो ये सहकारिता के जितने भी क्वेश्चन उस टेस्ट में पूछे गए थे उसको यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे। ये आपके आने वाले एग्जाम में कई सारे क्वेश्चन आपको यहां से पूछे जाएंगे, पूरा कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन है। तो इसको अच्छे से बनाएंगे और किसी को अगर डाउट होगा तो वो यहां पर क्लियर हो जाएगा। तो अगर कोई बच्चा टेस्ट सीरीज हमारी ज्वाइन करना चाहता है तो नीचे डिटेल दी गई है, वहां से आप जाकर ज्वाइन कर सकते हो। और अगर कोई अभी भी कंप्लीट कोर्स ज्वाइन करना चाहता है या केवल सहकारिता वाला पार्ट पढ़ना चाहता है तो उसके भी वीडियो सीरीज जो है मिनिमम रेट में उपलब्ध है। तो आप नीचे दिए गए लिंक में या कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल करके या उस लिंक के माध्यम से आप डायरेक्ट क्या कर सकते हो, कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो, या टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हो वो भी कर सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले है सहकारिता अधिनियम एवं बैंकिंग संबंधित प्रावधान में क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है, छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम के अंतर्गत कोई भी सोसाइटी निम्न में से किसे उधार नहीं देगी। यानी छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम के अंतर्गत कोई सोसाइटी किसे उधार नहीं देगी। पहला लिखा है किसी ऐसे व्यक्ति को जो सोसाइटी का सदस्य है। तो अरे भैया, अगर कोई सोसाइटी का सदस्य बना है तो सोसाइटी अपने सदस्य को तो उधार देगी ना, तो पहले वाले को तो उधार मिलेगा। तो किसी ऐसे व्यक्ति को जो सोसाइटी का सदस्य उसे सोसाइटी उधार देती है, कोई बाहर का व्यक्ति जो सोसाइटी का सदस्य ने उसे सोसाइटी उधार नहीं देती। तो यहां पर पूछा किसे उधार नहीं देगी, तो पहले वाले को तो उधार देगी, तो पहला वाला आपका आंसर नहीं हो सकता। सेकंड देखते हैं, किसी सदस्य को जो उसके स्वयं के अंशों की प्रतिभूति पर, यानी अगर कोई व्यक्ति सोसाइटी से ऋण लेता है और सोसाइटी का सदस्य है तो वो उसको कुछ ना कुछ गिरवी रखना पड़ेगा, प्रतिभूति रखना पड़ेगा कि अगर मैं आपका पैसा नहीं लौटा पाया तो आप ये चीज को हड़प लीजिएगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति सोसाइटी का सदस्य है तो सोसाइटी का सदस्य बनने के लिए उसको सोसाइटी के शेयर खरीदने पड़ते हैं। तो अगर कोई अपने शेयर को ही गिरवी रखकर अगर सोसाइटी से ऋण लेना चाहता है तो ऐसे सोसाइटी ऋण नहीं देगी। तो सेकंड पॉइंट सही है, किसी सदस्य को उसके स्वयं के अंशों की प्रतिभूति पर सोसाइटी उधार नहीं दे सकती। तीसरा, किसी सदस्य को किसी सदस्यतर व्यक्ति की प्रतिभूति पर, सदस्यतर व्यक्ति यानी नॉन मेंबर, यानी अगर कोई व्यक्ति जो है सोसाइटी से ऋण ले रहा है और ये बोल रहा है कि आप गिरवी जो है या मेरा जो साक्ष्य है कि अगर मैं ऋण नहीं लौटाया तो आप इस व्यक्ति से अपने ऋण का पैसा वसूल कर सकते हो जो सोसाइटी का सदस्य नहीं है, तो ऐसी स्थिति में भी सोसाइटी क्या है, वो ऋण नहीं देगी। यानी किसी ऐसे व्यक्ति की प्रतिभूति पर ऋण नहीं दिया जाएगा जो सोसाइटी का सदस्य नहीं है। समझ आ रहा है? तो तीसरा पॉइंट भी जो है बिल्कुल सही है, इसको सोसाइटी ऋण नहीं देगी। तो सही क्या है? बी सही है, 2 और 3। एक जो है वो गलत है क्योंकि सोसाइटी जो अपनी सोसाइटी के किसी भी सदस्य को कोई भी सोसाइटी ऋण दे सकती है। तो इसलिए यहां पर एक गलत है, 2 और 3 सही है। तो बी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी सोसाइटी के वार्षिक साधारण सम्मेलन में निम्न में से किन विषयों पर चर्चा या कार्य किया जाता है। तो देखिए, जो सोसाइटी का वार्षिक साधारण सम्मेलन होता है वो वित्तीय वर्ष खत्म होने के 6 माह के भीतर जो है सोसाइटी का क्या करते हैं, वार्षिक साधारण सम्मेलन बुलाया जाता है। तो इसमें किन किन मुद्दों पर चर्चा हो सकती है ये आपसे पूछ रहे हैं। बोर्ड के सदस्यों का निर्वाचन अगर अपेक्षित तो सही है, अगर कोई बोर्ड के सदस्यों का निर्वाचन आवश्यक है तो इस सम्मेलन में निर्वाचन हो सकता है, एक सही है। सेकंड, समपरीक्षा रिपोर्ट पर चर्चा, क्योंकि जो समपरीक्षक होते हैं वो सोसाइटी की रिपोर्ट तैयार करते हैं, लेखाओं की रिपोर्ट तैयार करते हैं, तो समपरीक्षा रिपोर्ट पर यहां पर चर्चा हो सकती है, सही है। आगामी वित्तीय वर्ष हेतु समपरीक्षक की नियुक्ति, यानी आगामी वित्तीय वर्ष में किस व्यक्ति को सोसाइटी ने समपरीक्षक बनाना है उसका चुनाव इसी सम्मेलन में हो सकता है, बिल्कुल सही है। सोसाइटी के तुलन पत्र पर विचार, यानी सोसाइटी की जो बैलेंस शीट है उस पर विचार इस सम्मेलन में नहीं हो सकता। तो सही क्या है? 1, 2, 3 सही है, यानी इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी 1, 2, 3। आप भी क्वेश्चन साथ साथ बनाते हुए चलिए, आप कमेंट सेक्शन में अपना आंसर बता सकते हैं आप जो आपका चल रहा है, ताकि हमको ये समझ आए कि आपको भी चीजें अच्छे से क्लियर हो रही हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्न में से कौन सा कथन सही है, यानी सही कथन की आपको पहचान करना है। पहला लिखा है, बोर्ड के सदस्यों, सभापति, उपसभापति या प्रतिनिधियों के निर्वाचन का संचालन
रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा विहित रीति से किया जाएगा, बिल्कुल सही है, क्योंकि जो आपका छत्तीसगढ़ सहकारी निर्वाचन आयोग होता है वो रिटर्निंग ऑफिसर की नियुक्ति करता है चुनाव करवाने के लिए, तो उनकी निगरानी में ही चुनाव होता है। सेकंड, ऐसे निर्वाचन से संबंधित सम्मेलन की सूचना उस जिले के जिसमें सोसाइटी स्थित है उप या सहायक रजिस्ट्रार को सम्मेलन के कम से कम 7 दिन पूर्व भेजी जाएगी, गलत है, 7 दिन पूर्व नहीं 14 दिन पूर्व भेजी जाती है सम्मेलन की सूचना। तीसरा है, यानी दूसरा गलत है, उप या सहायक रजिस्ट्रार ऐसे सम्मेलन में स्वयं हाजिर हो सकता है, बिल्कुल सही है, उप या सहायक रजिस्ट्रार इस सम्मेलन में स्वयं अपनी उपस्थिति दर्ज करा सकता है। तो 1 और 3 सही है, यानी इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी 1 और 3। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है, किसी सोसाइटी का कोई सदस्य सोसाइटी के बोर्ड या प्रतिनिधि के निर्वाचन में अभ्यर्थी या मतदाता होने के लिए निर्हरता से ग्रसित हो जाएगा यदि अगर कोई व्यक्ति बोर्ड का निर्वाचन यानी बोर्ड का चुनाव लड़ने के लिए या बोर्ड के निर्वाचन में वोट देने के लिए कब निर्हित हो जाएगा, यदि वह सोसाइटी से लिए गए अग्रिम यानी ऋण लौटाने में पिछले 3 माह से अधिक कालावधि के लिए व्यतिक्रम कर रहा है। यानी ऐसा व्यक्ति जो सोसाइटी से ऋण लिया और उसको ऋण जो लौटाना है ब्याज सहित, उसमें बार बार क्या कर रहा है, व्यतिक्रम कर रहा है, यानी ब्याज को सही समय में या ऋण को सही समय में नहीं लौटा रहा। तो कितने महीने तक अगर वो सही से नहीं लौटा रहा तो उसको जो है बोर्ड का निर्वाचन के लिए या वोट देने के लिए कब निर्हित कर सकते हैं, जब वो पिछले लगातार 12 महीने से उस ऋण को पटाने में व्यतिक्रम कर रहा है। तो पिछले 12 महीने में यदि वो ऋण को पटाने में व्यतिक्रम कर रहा है यानी बार बार उसका उल्लंघन कर रहा है, तो ऐसे व्यक्ति को चुनाव लड़ने से या आपको चुनाव में वोट देने से रोका जा सकता है। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही आंसर है इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्न में से कौन सा कथन सही है, यानी आपको इसमें से सही कथन की पहचान करना है कि कौन सा कथन सही है। पहला, जहां राज्य सरकार ने किसी सोसाइटी की अंश पूंजी के प्रति अभिदाय किया हो, यानी सोसाइटी में क्या किया और कोई राज्य सरकार ने किसी सोसाइटी का अंश पूंजी यानी शेयर लिया हो, खरीदा हो, तो उस सोसाइटी की साधारण सभा में राज्य सरकार 4 से अनधिक उतने व्यक्तियों को जो वह ठीक समझे नाम निर्दिष्ट करने का अधिकार होगा। तो याद रखना, अगर किसी सोसाइटी में राज्य सरकार क्या कर रही है, अपनी अंश पूंजी लगाती है, तो उस सोसाइटी की साधारण सभा में नहीं, उस सोसाइटी के बोर्ड में राज्य सरकार कितने 4 व्यक्तियों को नाम निर्दिष्ट कर सकती मैक्सिमम। लेकिन यहां पर क्या लिखा हुआ है, साधारण सभा में 4 से अनधिक व्यक्तियों को नाम निर्दिष्ट करेगी। तो साधारण सभा में नहीं, ये कहां पे, बोर्ड में, ये कहां पे, बोर्ड में। तो पहला पॉइंट आपका इसलिए गलत हुआ। सेकंड देखते हैं, जहां राज्य सरकार ने किसी सोसाइटी की अंश पूंजी के प्रति अभिदाय किया हो, उस सोसाइटी के बोर्ड में राज्य सरकार 4 से अधिक व्यक्तियों को नियुक्त करेगी या नाम निर्दिष्ट करेगी, यानी सेकंड पॉइंट बिल्कुल सही है। पहला क्यों गलत है, क्योंकि यहां साधारण सभा लिखा है, साधारण सभा में नहीं बोर्ड में, इसलिए सेकंड पॉइंट यहां पर सही निकला। आगे देखते हैं तीसरा पॉइंट क्या है। तीसरा पॉइंट है, ऐसे नाम निर्दिष्ट व्यक्ति को मत देने का अधिकार होगा, और चौथा लिखा है ऐसे नाम निर्दिष्ट व्यक्ति को मत देने का अधिकार नहीं होगा। तो ऐसा व्यक्ति जिसमें, ऐसी सोसाइटी जिसमें राज्य सरकार ने अपनी अंश पूंजी लगाया होगा, तो वहां पर राज्य सरकार उस सोसाइटी के बोर्ड में 4 से अनधिक यानी मैक्सिमम 4 लोगों को नाम निर्दिष्ट कर सकती है, और जिन व्यक्तियों को बोर्ड में नाम निर्दिष्ट किया जाएगा उनको वोट देने का अधिकार होगा, क्योंकि वो राज्य सरकार के द्वारा नाम निर्दिष्ट है, तो उनको मत देने का अधिकार होगा। तीसरा सही है, चौथा गलत है। तो सही क्या हुआ, 2 और 3 सही हुआ, यानी इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी 2 और 3। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है, रजिस्ट्रार किसी सोसाइटी के बोर्ड का अधिष्ठान कर सकता है, यानी बोर्ड को कब खत्म कर सकता है रजिस्ट्रार, किन कारणों से किसी सोसाइटी के बोर्ड को रजिस्ट्रार खत्म कर सकता है। यदि बोर्ड लगातार चुप करता है, बोर्ड ऐसा काम करता है जो सोसाइटी के हित में ना हो, ए और बी दोनों, ना तो ए और ना ही बी, तो ये दोनों ही कंडीशन सही है। यदि सोसाइटी का बोर्ड लगातार अपने काम को करने में चूक कर रहा है, व्यतिक्रम कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में रजिस्ट्रार उस सोसाइटी के बोर्ड को खत्म कर सकता है। दूसरा भी सही है, बोर्ड ऐसा काम करता है जो सोसाइटी के हित में नहीं है, तब भी रजिस्ट्रार क्या कर सकता है, उस बोर्ड को खत्म कर सकता है। तो ए और बी दोनों सही है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। यदि किसी सोसाइटी के बोर्ड का अधिष्ठान यानी खत्म कर दिया जाता है सोसाइटी का बोर्ड, तो बोर्ड का कोई सदस्य उस सोसाइटी की बोर्ड के सदस्य के रूप में निर्वाचन लड़ने के लिए कितने वर्षों तक पात्र नहीं होगा।
यानी अगर रजिस्ट्रार के द्वारा किसी सोसाइटी के बोर्ड को खत्म कर दिया जाता है इन ऊपर लिखे हुए कारणों से, तो ऐसी स्थिति में अगर जो भी उस समय बोर्ड का सदस्य था जिसके कारण तो बोर्ड को खत्म किया, रजिस्ट्रार ने आदेश देकर उसको खत्म कर दिया है, तो ऐसा व्यक्ति जो उस समय बोर्ड का मेंबर था अब वो बोर्ड के सदस्य के रूप में नहीं रहेगा, क्योंकि वो उसका बोर्ड को खत्म कर दिया गया। तो ऐसा व्यक्ति वापस बोर्ड का मेंबर कितने साल तक नहीं बन सकता? तो 7 साल तक वो वापस बोर्ड का मेंबर नहीं बन सकता। यानी अगर किसी व्यक्ति को जो बोर्ड के मेंबर थे, अगर बोर्ड को रजिस्ट्रार के द्वारा खत्म किया जाता है, तो उस समय जितने भी बोर्ड के मेंबर थे वो दोबारा बोर्ड के सदस्य निर्वाचित होने के लिए 7 साल तक निर्हित हो जाएंगे, यानी अयोग्य हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है यहां पर, रजिस्ट्रार सोसाइटी के गठन, कार्यकरण और वित्तीय स्थिति के संबंध में विनिर्दिष्ट विषयों पर जांच करवा सकता है यदि, यानी रजिस्ट्रार किसी सोसाइटी के गठन, कार्यकरण या वित्तीय स्थिति के संबंध में किसी भी मुद्दे पर जांच कब करवा सकता है? पहला लिखा है सोसाइटी के कुल सदस्य संख्या के कम से कम 1/2 सदस्यों की लिखित मांग पर, गलत है। सोसाइटी के कुल सदस्य संख्या के कम से कम 1/3 सदस्यों की लिखित मांग पर, गलत है। सोसाइटी के कुल सदस्य संख्या के कम से कम 1/5 सदस्यों की लिखित मांग पर, यह भी गलत है। चौथा ऑप्शन क्या लिखा है? ऑप्शन डी लिखा है सोसाइटी के कुल सदस्य संख्या के कम से कम 1/10 सदस्यों की लिखित मांग पर, तो यह बिल्कुल सही है। ये वाला आंसर बिल्कुल सही है। 1/10 सदस्यों की लिखित मांग पर क्या कर सकते हो? उसके वित्तीय विवरण की जांच करवाई जा सकती है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। किसी सहकारी बैंक के परिसमापन के लिए आदेश कौन जारी करेगा? तो किसी भी सहकारी बैंक का परिसमापन यानी उस सहकारी बैंक को खत्म करना, तो उसके लिए आदेश कौन जारी कर सकता है? यहां पर लिखा रजिस्ट्रार, सेकंड लिखा रजिस्ट्रार रिजर्व बैंक की पूर्व अनुशंसा पर, रजिस्ट्रार राज्य सरकार की पूर्व अनुशंसा पर, या रजिस्ट्रार राज्य सहकारी निर्वाचन आयोग की पूर्व अनुशंसा पर। तो याद रखना यहां पर रजिस्ट्रार जारी करेगा, लेकिन वो रिजर्व बैंक की पूर्व अनुशंसा पर ही क्या कर सकता है? किसी सहकारी बैंक को परिसमापन यानी खत्म करने का आदेश दे सकता है। तो 29 का आंसर होगा ऑप्शन बी, रजिस्ट्रार रिजर्व बैंक की अनुशंसा पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है, कोई सोसाइटी जो स्वयं का पुनर्गठन करने का विनिश्चय करती है उसे क्या कहा जाता है? यानी अगर कोई सोसाइटी स्वयं को पुनर्गठित करना चाहती है तो उस सोसाइटी जो अपने आप को पुनर्गठित करना चाहती है उसको प्रभावित सोसाइटी बोलते हैं, और उस सोसाइटी के पुनर्गठन के बाद जो नई सोसाइटी बनेगी उसे परिणामी सोसाइटी कहते हैं। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं? कोई सोसाइटी जो स्वयं का पुनर्गठन करने का विनिश्चय करती है उसको क्या कहते हैं? प्रभावित सोसाइटी कहते हैं। 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 31, कोई सोसाइटी अपने नाम में परिवर्तन कर सकती है, यानी अगर किसी सोसाइटी को अपने नाम में परिवर्तन करना है तो वो कैसे कर सकती है? अपनी उपविधियों में संशोधन करके, यानी अपने बायलॉस में चेंज करके, रजिस्ट्रार की अनुमति से, राज्य सरकार की अनुमति से, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा अपनी उपविधियों में संशोधन करके। ए इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी अधिकरण के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? सबसे पहले यहां पे पॉइंट आउट करना है कि कौन सा कथन सही नहीं है, यानी आपको गलत कथन करने की पहचान करने बोल रहा है। पहला पॉइंट लिखा है छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी अधिकरण का गठन राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है, बिल्कुल सही है। छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी अधिकरण का गठन राज्य सरकार ही करती है। सेकंड पॉइंट है इस अधिकरण में एक अध्यक्ष और 2 अन्य सदस्य हो सकते हैं, बिल्कुल सही है। ऐसा राज्य सहकारी अधिकरण में एक अध्यक्ष और 2 अन्य सदस्य हो सकते हैं। तीसरा, यह अधिकरण उन शक्तियों का प्रयोग करेगा जो छत्तीसगढ़ स्वायत्त सहकारिता अधिनियम 1999 द्वारा प्रदत्त हो, बिल्कुल सही है। और छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 और छत्तीसगढ़ स्वायत्त सहकारिता अधिनियम 1999 के तहत इस अधिकरण को जो पावर दी जाएगी अधिकरण उस पावर का ही प्रयोग करेगा। सी भी सही है। अब डी देख लेते हैं, डी क्या लिखा है? डी लिखा है इस अधिनियम में केवल, इस अधिकरण में केवल ऐसे ही व्यक्ति को अध्यक्ष बनाया जा सकता है जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश रह चुका हो। तो ये वाला पॉइंट गलत है। इस अधिकरण में ऐसे व्यक्ति को अध्यक्ष बनाया जा सकता है जो हाई कोर्ट का जज है या रह चुका है,
या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट यानी जिला कोर्ट में कम से कम 5 साल तक, कम से कम 5 साल तक वो क्या रहा हो, जज रहा हो। क्लियर है? यानी हाई कोर्ट में जज है या रह चुके हो, या किसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट यानी जिला कोर्ट में, जिला न्यायालय में वो 5 साल तक न्यायाधीश रह चुके हो या रहे हो, ऐसे व्यक्ति को यहां पर अधिकरण का अध्यक्ष बनाया जा सकता है। इसलिए डी इसका गलत आंसर है, क्योंकि यहां पर क्या लिखा है, केवल ऐसे व्यक्ति को जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, तो केवल लिखना यहां पर गलत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के तहत प्राथमिक सहकारी बैंक वह है जो, यानी प्राथमिक सहकारी बैंक वह है जो जिसका प्राथमिक उद्देश्य बैंक कार्य कारोबार करना है, बिल्कुल सही है। जिसकी समादत्त शेयर पूंजी और आरक्षित 1 लाख रुपए से कम ना हो। तो प्राथमिक सहकारी बैंक के लिए याद रखना कि उसकी जो आपकी आरक्षित या शेयर पूंजी जो होती है वो 1 लाख रुपए से ज्यादा होगी, तभी उस बैंक को सहकारी बैंक बोलेंगे। अगर उनके शेयर पूंजी 1 लाख रुपए से कम होती है तो उसको प्राथमिक सोसाइटी बोलते हैं। यहां पर क्या बोल रहा है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के तहत प्राथमिक सहकारी बैंक, तो प्राथमिक सहकारी बैंक के लिए जो शेयर पूंजी वो 1 लाख रुपए से कम नहीं हो, बिल्कुल सही है। 1 लाख यानी 1 लाख रुपए से कम नहीं हो कहने का मतलब वो 1 लाख रुपए से ज्यादा है, तभी सहकारी बैंक कहलाएगा प्राथमिक सहकारी बैंक। जिसका सदस्य कोई अन्य सहकारी सोसाइटी नहीं हो सकती, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसमें पूछा है कि कौन सा बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के तहत सही है, तो डी, यानी यहां पर तीनों ही पॉइंट ऊपर जो लिखा है वो सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के तहत यदि कोई सहकारी बैंक रिजर्व बैंक द्वारा तय मात्रा में नगद आरक्षित रखने में किसी दिन विफल होता है तो उससे शास्ति वसूल की जाएगी। शास्ति का मतलब जुर्माना। अब ये नगद आरक्षित का मतलब सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो। हर सहकारी बैंक को अपने पास क्या करना है, अपना एक आरबीआई के द्वारा तय सीआरआर को अपने पास सेव रखना है, उतना नगद उनके पास हमेशा रहना चाहिए। लेकिन अगर किसी दिन ऐसा आता है कि उस सहकारी बैंक के पास जो सीआरआर आरबीआई ने तय किया है उससे कम उसका पैसा है, तो उसके पास जितना कम पैसा होगा तो बैंक दर के 3% अधिक उसको क्या देना पड़ेगा, उसका जुर्माना देना पड़ेगा। तो आंसर क्या होगा, बैंक दर से 3% अधिक शास्तिक ब्याज उसको देना पड़ेगा। 34 का आंसर ए होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के तहत कोई सहकारी बैंक, क्या लिखा आगे, कोई उधार या अग्रिम धन अपने ही शेयरों की प्रतिभूति पर नहीं देगा, बिल्कुल सही है। जैसे हमने पढ़ा था कि कोई सहकारी सोसाइटी अपनी ही शेयर पूंजी को गिरवी रखकर किसी को ऋण नहीं देगी, तो वही लिखा है ए। अप्रतिभूत उधार या अग्रिम अपने निदेशक को नहीं देगी, यानी कोई सोसाइटी अपने ही सोसाइटी का जो निदेशक होगा, अध्यक्ष होगा, डायरेक्टर होगा, उसको बिना किसी प्रतिभूति के ऋण नहीं देगी, यानी वो कुछ ना कुछ गिरवी रखेगा तभी उसको ऋण दिया जाएगा। तो बी भी सही है। तो यहां पर पूछा है तो यहां पर सी आंसर होगा, ए और बी दोनों सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 है, कृषकों को सहकारी समिति बैंकों के माध्यम से अधिकतम कितना अल्पकालीन ऋण 0% ब्याज दर पर मिल सकता है, यानी कृषकों को कितना पैसा अधिकतम 0% ब्याज दर पर मिल सकता है, तो 5 लाख रुपए। कृषकों को 5 लाख रुपए तक का कृषि ऋण 0% ब्याज दर पर मिलता है। क्वेश्चन नंबर 37 है, राज्य में वर्ष 2021-22 में अल्पकालीन कृषि ऋण वितरण की पूर्ति का प्रतिशत कितना रहा, यानी अल्पकालीन कृषि ऋण उनको कितना पूर्ति का प्रतिशत कितना रहा, तो इसका आंसर है 92.51%। सी इसका करेक्ट आंसर है 92.51%। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। प्राथमिक कृषि साख समितियों के माध्यम से निम्न में से कौन सी जन कल्याणकारी योजना संचालित नहीं हो रही है, यानी प्राथमिक कृषि साख समिति के माध्यम से इनमें से कौन सी योजना का संचालन नहीं हो रहा है। विधवाओं का पेंशन वितरण ये नहीं हो रहा है, बाकी तीनों हो रहा है। उचित मूल्य की दुकानों का संचालन हो रहा है, निराश्रितों को पेंशन भुगतान हो रहा है, स्कूली बच्चों को छात्रवृत्ति वितरण हो रहा है, विधवाओं को पेंशन का वितरण ये आपका इसके अंतर प्राथमिक कृषि साख समिति के माध्यम से नहीं हो रहा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। राज्य में सर्वप्रथम निम्न में से किस स्थान में शक्कर कारखाने की स्थापना की गई थी, तो राज्य में सबसे सर्वप्रथम भोरमदेव सहकारी शक्कर कारखाना बना था, तो भोरमदेव सहकारी शक्कर कारखाना कवर्धा में, कवर्धा के गांव का नाम रामेपुर। ए इसका करेक्ट आंसर होगा, रामेपुर में था। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का लाभ निम्न में से किस आयु वर्ग के लोगों को प्राप्त होता है, तो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना का लाभ 18 से 50 वर्ष आयु वर्ग के लोगों को प्राप्त होता है। 18 से 50 वर्ष इसका करेक्ट आंसर है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। नाबार्ड द्वारा राज्य को वर्ष 2021-22 में ग्रामीण आधारभूत सुविधा विकास निधि के तहत स्वीकृत ऋण में किस मद को सर्वाधिक राशि दी गई है? यानी ये जितनी भी चार चीजें बताई गई हैं, इसको ग्रामीण जो आपका नाबार्ड की ग्रामीण आधारभूत सुविधा विकास निधि है, उन्हीं में से इनको पैसा दिया जाता है। यानी ये सभी जितने भी चीजें हैं, ये ग्रामीण आधारभूत विकास निधि के तहत इन सभी को पैसा मिलता है इन क्षेत्रों में। तो किसको सर्वाधिक राशि दी गई है इन चारों में से? तो इसका आंसर है सौर ऊर्जा संचालित सिंचाई पंप सेट। 12,000 सौर ऊर्जा लगभग सिंचाई पंप के लिए जो पैसा दिया गया वो सर्वाधिक है। तो यहां पर याद रखना, सौर ऊर्जा संचालित सिंचाई पंप सेट को सर्वाधिक पैसा दिया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 42 है, नाबार्ड द्वारा राज्य की किस सिंचाई योजना हेतु दीर्घकालीन सिंचाई ऋण उपलब्ध नहीं कराया गया? मनियारी, केलो, अरपा या खारंग? तो इसका आंसर क्या होगा? अरपा सिंचाई परियोजना। अरपा सिंचाई परियोजना के तहत नाबार्ड जो है अरपा सिंचाई परियोजना को कोई भी ऋण या पैसा दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध नहीं करवा रहा है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43। लाभ हानि खाता बनाया जाता है। लाभ हानि खाता आपको पता है एक विशेष अवधि के लिए बनाया जाता है। तो एक अवधि विशेष के लिए क्या करते हैं? लाभ हानि खाता बनाते हैं। ए इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 44 है, यदि कोई व्यक्ति मनी लॉन्ड्रिंग करता है तो उसे पीएमएल एक्ट यानी आपका जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 के तहत अधिकतम कितनी सजा हो सकती है? तो अगर कोई व्यक्ति मनी लॉन्ड्रिंग करता है तो ऐसे व्यक्ति को 3 से 7 साल तक की सजा हो सकती है। तो अधिकतम कितनी सजा हो सकती है पूछ रहा है, तो 7 साल की सजा हो सकती है। सी इसका करेक्ट आंसर है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये क्योंकि कंप्लीट टेस्ट था तो इसमें 25 ही क्वेश्चन थे। लास्ट क्वेश्चन है, व्यापार का दर्पण निम्न में से किसे कहा जाता है? व्यापार का दर्पण किसे कहा जाता है? तो व्यापार का दर्पण बैलेंस शीट को कहा जाता है। याद रखना, व्यापार का दर्पण किसे कहते हैं? बैलेंस शीट यानी कि तुलन पत्र को कहते हैं। तो 45 में देख लीजिए ऑप्शन डी, यहां पर तुलन पत्र लिखा हुआ है। 45 का आंसर है ऑप्शन डी, तुलन पत्र। क्लियर? तो ये 25 क्वेश्चन थे आपके, जिसमें आपको सहकारिता से जो कंप्लीट टेस्ट 1 में दिए गए थे। इसके पहले मैंने आपको 50 क्वेश्चन भी कराया हुआ है, जो आपका सहकारिता वाला अलग से टेस्ट हुआ था, उसमें हमने 50 क्वेश्चन दिए थे। तो अभी कंप्लीट टेस्ट चल रहे हैं, 3 कंप्लीट टेस्ट हो चुके हैं, अभी लगभग 3-4 और बचे हुए हैं। तो इस तरीके से आपकी तैयारी जो है बेहतर होगी। अगर आप जितने ज्यादा एमसीक्यू बनाएंगे इसके लिए आपकी तैयारी उतनी ही बेहतर होगी। तो उम्मीद है कि जिसको भी जो भी डाउट होगा सहकारिता के क्वेश्चन से, या जो जिन्होंने टेस्ट ज्वाइन किया उनको भी ये क्लियर हो गया होगा सहकारिता से क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी डाउट होगा। और जो टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं, कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, नीचे डिटेल दी गई है, वहां पे आप जाकर या कमेंट सेक्शन में भी आपको डिटेल मिल जाएगी, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो फिलहाल के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। जय भारत, जय छत्तीसगढ़।